करेंगे, कुछ दोस्तों कहने के लिए कुछ नमस्कार, है तो आइए। मैं प्रशांत कौशिक, संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं इस समय जो राजनीति का जो क्षेत्र है, उसमें लगातार नित्य प्रतिदिन नए-नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ इंडिया गठबंधन लगातार सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा था और वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार इंडिया गठबंधन जो घटक दल है, उनमें सेंधमारी करने में सफल होता दिखता है और वह लगातार उनके जो प्रमुख घटक दल हैं, उन्हें साथ अपने साथ मिलाने में सफल भी इस समय दिखाई दे रहा है। उसमें चाहे बिहार के नीतीश कुमार हो, जो इंडिया गठबंधन शिल्पकार माने जाते थे। बीजेपी ने इंडिया एनडीए ने अपने साथ मिला लिया है उन्हें, नीतीश कुमार जी को। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम देखते हैं जो जयंत चौधरी जो प्रमुख घटक दल थे उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के, उसमें भी बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने कर लिया और जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाने में काफी हद तक कामयाबी में दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से कल जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उससे काफी हद तक आने वाले समय की जो तस्वीर है वह स्पष्ट हो गई है। हालांकि कोई आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है अभी जयंत चौधरी या बीजेपी की तरफ से कि दोनों एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह कल की प्रतिक्रिया थी उसने काफी कुछ स्थिति स्पष्ट कर दी है। और आने वाले समय में भारतीय राजनीति में और क्या देखने को नया मिल सकता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से घटनाक्रम जो नए प्रतिदिन घटित हो रहे हैं उससे कितनी प्रभावित होती है और बीजेपी की आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 पार का या 370 सीट बीजेपी अपने दम पर जीतने का, उसमें कितनी सच्चाई है या केवल वह एक दावे और नारे के तौर पर ही हम उसे देखें। और साथ ही विपक्षी दलों की जो राजनीति है इसमें राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से विभिन्न प्रदेशों में से यात्रा है निकल रही है और उसमें जिस तरह जन समर्थन दिखाई दिया बड़े स्तर पर, उसने कांग्रेस की जो राजनीति है उसको भी संकेत उसकी तरफ दिए हैं कि किस तरह से कांग्रेस एक अपना स्टेक बढ़ाती जा रही है दिन प्रतिदिन। और विपक्षी दलों की राजनीति के दृष्टिकोण से भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या मतलब है, साथ ही विपक्षी दलों में जिस तरह सेंधमारी बीजेपी ने करी है उसके क्या राजनीतिक मायने क्या निहितार्थ हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ और साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर श्रीवीर पुंडे जी जुड़े हुए हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अनेक वर्षों का उनका राजनीति को समझने का और देखने का अनुभव है। लगातार छात्र समय से ही राजनीति को देखते भी रहे और जुड़े भी रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी हैं और बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के धनी हैं व्यक्तित्व उनका। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर रविंद्र राणा जी, मैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। विभिन्न कालखंड राजनीति के उन्होंने देखे हैं, किस तरह से राजनीतिक दलों की और नेताओं की जो प्रकृति है, जो उनकी शैली है, उसको बखूबी वे जानते हैं और मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील पुंडरीक जी से करता हूँ, क्योंकि छात्र जीवन से वह राष्ट्रीय राजनीति को भी देखने और साथ ही लोकदल की राजनीति को भी बड़े अंदर तक वह समझते हैं, देखते हैं, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि की राजनीति को उन्होंने अच्छी तरह देखा और समझा है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ जो जिस तरह जयंत चौधरी जी की जो कल प्रतिक्रिया थी, चौधरी साहब को भारत रत्न देने की घोषणा हुई भारत सरकार के द्वारा और निश्चित रूप से वह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल की पिछले 10 साल की राजनीति चौधरी जयंत सिंह की खास तौर से और कल का घटनाक्रम, उसमें आप किस तरह से उसका विश्लेषण करते हैं डॉक्टर समीर पुंडरीक जी? प्रशांत जी, अब लगभग जैसा कि आपने कहा कि कोई आधिकारिक घोषणा हालांकि नहीं है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट आया है जयंत जी का, उसको सुनकर ये लगता है कि लगभग तय है कि सारी चीजें तय हो चुकी हैं और लगभग गठबंधन की घोषणा तैयार है, वो कभी भी हो सकती है। तो मेरा यही मानना है कि अभी जब तक लोकसभा चुनाव होंगे तब तक राजनीतिक दलों की अदला बदली और नेताओं की उछल कूद ये सब चलती रहेगी। तो लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो एक बेस तैयार हो रहा था, मुझे लगता है कि उसमें राष्ट्रीय लोकदल को भविष्य में नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। हम कहते हैं कि जो मुस्लिम राष्ट्रीय लोकदल से दूर चला गया था, जैन जी के इन कुछ वर्षों के काम की वजह से वो दोबारा लौटकर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ आया और उन्होंने कई सारी विधानसभा सीटें भी जीती। अपना राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रभाव हम सबको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोबारा से दिखाई देना शुरू हुआ। अभी का ये जो फैसला है तात्कालिक तौर पर तो ये ठीक है, चौधरी चरण सिंह का जो व्यक्तित्व है उसमें तो तमाम सारे लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने भी और बाकी सारे राजनीतिक दलों ने बहुत लंबे समय से बात कही है कि भाई भारत रत्न चौधरी साहब को दिया जाए, किसानों के लिए उनका बड़ा काम है। लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रीय लोकदल को भविष्य में केवल भाजपा के ही एक सहयोगी के रूप में काम करना पड़ेगा प्रशांत जी। और चूंकि
मुस्लिम जो मतदाता है वो शायद इससे नाराज होगा। तो इसका एक प्रभाव ये भी होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की टाइप की पॉलिटिक्स है उसी को अपनाना होगा राष्ट्रीय लोकदल को भी। तो उसकी जो बार्गेनिंग करने की क्षमता रही है वो क्षमता उसकी कम हो जाएगी। वो केवल इनके सहारे से राजनीति कर पाएंगे। और उसमें हमको ये भी समझना होगा कि उस जगह जहां वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उस जगह उनसे एक बहुत बड़ा दल जो इसमें महारत रखता है वो पॉलिटिक्स ऑलरेडी कर रहा है। यानी कि भाजपा उस टाइप की राजनीति कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल कहां अपने आप को फिट कर पाएगा ये तो भविष्य जो है बताएगा। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यही है कि राष्ट्रीय लोकदल को जो उसका आधार वोट बैंक हम मानते हैं कि साहब मुख्यतः जाट है और किसान जातियां हैं, मुस्लिम बड़ा एक तबका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है वो उसका वोट बैंक है। तो मुझे लगता है उससे उसको कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रशांत जी जी जी, जैसा आपने कहा कि जो आने वाला समय है, जो वर्तमान में हो सकता है कुछ फायदा जयंत चौधरी या राष्ट्रीय लोकदल को मिल जाए, लेकिन भविष्य की राजनीति में उन्हें बड़ा नुकसान है, खतरा भी है। मैं इसी प्रश्न को लेकर सुरेंद्र शर्मा जी के पास हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी को राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति से जुड़े हुए हैं और लगातार वह राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को जानते हैं और समझते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, वर्तमान में जो इस तरह का स्टेप राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से दिखाई देता है लेता हुआ, वह एनडीए की तरफ बहुत हद तक घोषित रूप से जुड़ चुके हैं। तो जी ऐसे में जैसे श्रीवीर जी ने कहा कि आने वाले समय में लोकदल की राजनीति पर बड़ा उसका भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कौन से जी कारण थे जो राष्ट्रीय लोकदल ने एकदम से यू टर्न लिया और जयंत चौधरी पिछले एक दशक से जो संघर्ष कर रहे थे बीजेपी सरकार के खिलाफ, आप एकदम से उसके साथ खड़े होते दिखाई देते हैं? कम से कम क्या लगता है आपको, क्या कारण थे ऐसे? देखो प्रशांत जी, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि भविष्य के गर्त में अभी बहुत कुछ है, पता नहीं कल क्या होगा। आज वर्तमान की बात अगर हम करें तो वर्तमान में लोकदल जो है बड़ा स्पष्ट रूप से जो है एक अच्छी पोजीशन में है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो उसमें हमें 7 सीट की ऑफर आया था। 7 में से 3 पे तो अपने कैंडिडेट ही लड़ा रहे थे, है ना? अब वो 3 में से समझो कि हमारे तो जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे नेता थे, वो तो 4 पे लड़ने वाले थे। 4 पे लड़ने के बाद में स्थिति ये थी कि आज हमने अगर जो बात करी है मतलब एनडीए में जो बात हुई है, हमें कम से कम 2 सीट तो मिल ही रही हैं और 1 हमें राज्यसभा मिल रही है। यानी 1 तो हमें निर्विरोध रूप से हम जीत ही जाएँगे, तो राज्यसभा तो हमें मिल ही जाएगी और 2 जो है हम वे भी जीत जाएँगे। एक बागपत मिल रही है, एक बिजनौर हमें साथ मिल रही है सीट, है ना? तो उसमें भी 4 में से क्या उम्मीद करें कि हम 4 में 3 जीतते या 2 जीतते, 1 जीतते, ये तो पता नहीं था, भविष्य गर्त में था ये तो। लेकिन ये है कि अब आप कम से कम साफ-साफ दिखाई दे रहा है, कम से कम हम जो है 3 सीट तो हमें मिल ही जाएँगी, हम जीत जाएँगे इस दोनों सीट को। बागपत भी जीत जाएँगे हम हर कीमत पे और जो है हम बिजनौर भी जीत जाएँगे। ये तो हमें वर्तमान में फायदा। दूसरी बात, हमें जो है कम से कम अगर हम सत्तारूढ़ दल में आते हैं, सत्तारूढ़ हमारी पार्टी बन जाती है, हमारा गठबंधन सत्तारूढ़ होगा, तो हम निश्चित रूप से जो हमें मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलेगा और यूपी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को मुझे उत्साह बढ़ेगा, तो ये तो निश्चित है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है चौधरी चरण सिंह के जो भारत रत्न की मांग मतलब पूरे हर स्तर पर उठी है, चाहे वो कांग्रेस का सरकार रहा हो, चाहे वो इससे पहले भी बीजेपी की भी रही, सबने जो कांग्रेस इस जो चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग की है। कम से कम हमारी मांग को उन्होंने समर्थन करा है, हमारी मांग को उन्होंने पूरी करी है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। किसानों के मसीहा जो ईमानदार और बहुत ही अच्छे नेता है ना? उनको जो है भारत रत्न देना तो किसानों के लिए जो ये बड़ी खुशी की बात है। वो चौधरी साहब को भारत रत्न नहीं मिला बल्कि किसानों को भारत रत्न मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो निश्चित रूप से हम आज बेनिफिट में हैं। कल भविष्य का गर्त तो मैं नहीं कह सकता, भविष्य में कल क्या होगा किसी का कुछ पता नहीं। आप देखिए एनडीए में पहले तो जो है नीतीश कुमार जी थे, वही कल तक दूसरे दल में थे, आज दूसरे उसमें आगे गुट में आगे, ये तो कुछ पता नहीं ना कल भी क्या होगा। लेकिन आज वर्तमान में अगर देखें तो हमें कम से कम बहुत अच्छी स्थिति में हमें हमारे नेता को, हमारे जो है एक मसीहा को भारत रत्न देने की हिम्मत तो बीजेपी की सरकार ने दिलाई है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको रोकूं मैं, लेकिन बात ये किसानों के मुद्दे जो जयंत चौधरी लगातार उठाते रहे हैं, जिसको लेकर सरकार की आलोचना वे खुल कर करते रहे हैं, मुखरता के साथ करते रहे हैं, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो या हाथरस की बेटी का मामला हो या किसानों के मुद्दे रहे हो, तो ऐसे में कौन से सरकार ने ऐसी कौन सी घोषणा कर दी जो किसानों के मुद्दे उन्हें हल होते दिखाई देते हैं, जो जयंत चौधरी का यू टर्न हुआ है? देखिए, बात यह है कि किसानों के मुद्दे एकदम तो हल हो नहीं सकते। भारत रत्न देने से किसानों के मुद्दे तो हल नहीं होंगे,
ये तो मान लो कि किसानों के मुद्दे तो वहां बैठ, देखो दो बात है, हम विपक्ष में कितना भी लड़ते रहेंगे, कितने लड़ेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार में बैठ के हम ज्यादा काम कर सकते हैं, प्रभावी काम कर सकेंगे। सरकार में अगर हम बैठेंगे तो हम किसानों की समस्याओं को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उठाएंगे और उनको ज्यादा अच्छी तरह से हम उनको हल कर सकते हैं। अब आप समझो विपक्षी कोई सुनता नहीं है अपनी बात, लेकिन सरकार में अगर रहेंगे तो अपनी बात कहने का हमें ज्यादा अच्छा अवसर मिलेगा और हम समस्याओं को हल करेंगे। अब ये मान के चलिए, अभी हल तो नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन हल हो जाएगा ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। चौधरी साहब के अगर सरकार में जाने के बाद में तो किसानों की बात तो चौधरी साहब करेंगे, तो वहां उस पर दबाव बनेगा सरकार पे भी कि किसानों का जो है ना एक मुद्दा है, उस पर जो हल करा जाए, ये बात है। जी, जी, जी। जी। तो जैसे आपने कहा कि किसानों के मुद्दे हल करेंगे सरकार में अगर मौका मिलता है, लेकिन भविष्य गर्भ में जैसा आपने कहा कि सरकार रिपीट होती है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है भविष्य के गर्भ जी। में। और मैं जी। डॉक्टर रविंद्र राणा जी के पास आता हूँ। डॉक्टर रविंद्र राणा जी, आपने सुना कि जो राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने जिस तरह से बात रखी, आपको क्या लगता है कि जो कुछ एक दशक की जो राजनीति जयंत चौधरी की रही है, उसके दृष्टिकोण क्या उनका ये निर्णय कितना उचित है? और क्या उसकी संभावनाएँ भविष्य में जो खतरे दिखाई देते हैं राजनीतिक रूप से नुकसान होने की जयंत चौधरी को, उसमें आप कितना क्या असर देखते हैं? देखिए प्रशांत जी, जो पिछले 10 साल का संघर्ष है उसके बारे में तो जैन जी ने खुद ही कह दिया है कि विपक्ष की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और सत्ता पक्ष की बात को ही याद रखना चाहिए। तो ये तो उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया 10 साल का संघर्ष। मुझे ऐसा लगता है खुद ही उन्होंने वक्तव्य में अपने ये कहा है, अगर आपने गौर से सुना हो। जब उन्होंने खुद ही कह दिया है कि 10 साल के संघर्ष के कोई मायने नहीं है, उसको याद नहीं रखा जाना चाहिए, तो मुझे लगता है उस पर बात करने का कोई अर्थ ज्यादा बचा नहीं। रही बात भविष्य की, तो सुरेंद्र भाई साहब ये कह रहे हैं कि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है और वो उन्हें ये उम्मीद है कि वर्तमान में शायद किसानों की कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी। तो मुझे जो लगता है, मैं खास तौर पर किसानों की कुछ समस्याओं पर बात करना चाहूंगा जो अभी हैं, और अगर जयंत चौधरी जी इन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं वहां जाने में, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ही कदम होगा। कुछ सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया होगा। अभी जो दिक्कतें हैं, एक बड़ी दिक्कत तो ये कि हमने इस पूरे देश ने 13 महीने का एक किसान आंदोलन झेला है और 13 महीने तक जिस सरकार की आज तारीफ की जा रही है, जिसको ये बताया जा रहा है कि वो किसान हितैषी है और किसानों के मसीहा को जिसने भारत रत्न दिया है, उस सरकार ने 13 महीने तक किसानों की कोई बात नहीं सुनी, उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। उसका शीर्ष नेतृत्व बातचीत के लिए आगे भी नहीं बढ़ा। ठंड में, बरसात में, गर्मी में किसान वहां परेशान रहे। 700 किसानों की मौत का रिकॉर्ड किसान संगठनों ने दिया, उनके मोबाइल नंबर, उनके घर के पते दिए। आज तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने यह कोशिश नहीं की कि उनके घर जाएं, उनको कोई किसी तरह का रिलीफ दिया जाए। इस पर कोई बात नहीं हुई। जो एमएसपी की गारंटी वाली बात थी, पूरे देश में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी घूम रही है, भाषणों में वो लगातार कह रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो अच्छा ही होगा अगर जैन जी किसानों को एमएसपी की गारंटी दिला पाते हैं, उन 700 किसानों के परिजनों को कुछ आर्थिक मदद दिला पाते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा ही कदम होगा। ये डिपेंड इस पर करेगा, चूंकि अभी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है और ये घोषणा भी नहीं हुई है कि किन शर्तों के आधार पर गठबंधन हुआ है। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं 2 मंत्री उनको प्रदेश में मिल जाएंगे, 1 मंत्री, 1 राज्यसभा की सीट उनको मिल जाएगी, 2 सांसद मिल जाएंगे। सवाल ये है कि किसानों को क्या मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि सुरेंद्र भाई साहब की पार्टी को कितने सांसद मिल जाएंगे, कितने मंत्री मिल जाएंगे। सवाल ये है कि या तो फिर हम ये मान ले कि साहब जो लड़ाई आप किसानों की लड़ रहे थे, किसानों के हक की बात कर रहे थे, अगर उसको डिलीट कर दें तो ये मान लिया जाए कि आप कोई नया समूह चुनेंगे, नए समुदाय चुनेंगे अपनी भविष्य की सियासत के लिए, और शायद आप किसानों की समस्याएं आपकी नजर में हल हो गई हैं, कुछ बचा नहीं है। और अगर बचा है तो फिर क्या ये जो मुद्दे हैं इनको आप हल कर पाएंगे? यूरिया के कट्टे का साइज घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। खुद जब गन्ने का भाव घोषित हुआ तो खुद इन्हीं की पार्टी के तमाम नेताओं ने ये ट्वीट किए, अपनी स्पीच में ये कहा कि ये भाव बहुत कम है और सरकार ने किसानों से धोखा किया है। 4 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाया 5 साल में 20 रुपए, और कुछ पैसे का हिसाब किताब लगाकर भी ये गणित सामने रख रहे थे। तो शायद कोई किसानों के लिए राहत पैकेज की डील हुई होगी इसमें, मुझे ऐसी उम्मीद है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है गन्ने के भाव का, उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा, इसकी कोई डील हो गई होगी।
शायद किसानों के खाते में वो पैसा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद शायद चला जाएगा, अगर डील के अकॉर्डिंग कुछ हुआ होगा। तो सुरेंद्र भाई साहब ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या ऐसी कोई डील हुई है, क्या एमएसपी की गारंटी की डील हुई है, क्या किसानों के भाव की कोई डील हुई है। तो ये सवाल बड़े हैं मुझे लगता है। एक चीज और है कि जैसे हम देखते हैं कि खाली आरएलडी का इश्यू नहीं है, हाल के दिनों में आप गौर से पूरे देश की सियासत और समाज दोनों को करीब से देखिए, कितना मोरल वैल्यूज हमारी सोसाइटी में गिर गई हैं, हर हिस्से में गिर गई हैं। मीडिया का हिस्सा हो, पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, सोसाइटी का हिस्सा हो, तमाम सारी चीजें जिनको एक समय हमारा समाज बुरा मानता था, आज उनको ग्लोरीफाई करता है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद का एक निबंध पढ़ रहा था, महाजनी सभ्यता। मुंशी प्रेमचंद उसमें लिखते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजी सर्वोपरि है, उसी का महत्व है, इंसान का कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर 1 मिनट में 10 मरीजों को देख रहा है, उसके लिए वैल्यू पैसे की है। वकील के लिए क्लाइंट से इंपॉर्टेंट उसका पैसा है, उसकी फीस है। शिक्षक के लिए, जो शिक्षा कभी भारतीय संस्कृति में कहा जाता था कि दान की वस्तु है, मुफ्त में दी जाती है, लोगों को गुरुकुल संस्कृति थी, उससे हम यहां करके खड़े हो गए हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा बाजार है आज। ठीक इसी तरह से अगर नैतिक तौर पर परिवार के भीतर भी वैल्यू सिस्टम को हम देखें तो वो वीक पड़ा है, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ा है, और इसका रिफ्लेक्शन मीडिया में और हमारे देश की सियासत में दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, हमने जब नीतीश बिहार में बदलाव हुआ, बिहार का मैंडेट देखिए, शुरुआती 79 सीट्स आरजेडी के पास हैं, 78 बीजेपी के पास हैं और 45 नीतीश जी के पास हैं। नैतिक तौर पर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने का पहली बार में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन हमने देखा कि इस देश में ये होता रहा, ये सामान्य प्रैक्टिस है, ये एक्सेप्टेबल है। सबसे छोटा दल होने के बावजूद नीतीश जी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई और फिर वो आरजेडी के साथ चले गए, और जब आरजेडी के साथ गए तो उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी कहता है कि नीतीश बाबू आपके लिए अब भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने इस पर बहुत ही शानदार टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि दरवाजे तो बंद किए थे भाजपा ने, लेकिन वो कुंडी लगाना भूल गए थे, तो अंदर आने का स्कोप बचा हुआ था। यहां पॉलिटिक्स में वैल्यू सिस्टम स्टैंड कर रहा है। जनता के मैंडेट के कोई मायने नहीं है। जनता ने आरजेडी को मैंडेट दिया, ये अलग बात है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला उनको, लेकिन सबसे बड़ा दल उनको बनाया। नीतीश जी अगर अच्छा काम कर रहे थे तो वो क्यों सबसे छोटा दल हो गए? 45 सीट पे ले पाए वो। और फिर हमने देखा कि विधानसभा के भीतर नीतीश जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। देखिए, एक फर्क पड़ता है पॉलिटिक्स में, आप गठबंधन में किसके साथ हैं। जैसे ये डिबेट शुरू होने से पहले मैं सुरेंद्र भाई साहब से कह रहा था कि आपका पटका नीले कलर का है, इस पे जय श्री राम लिखा होना चाहिए था गठबंधन के मुताबिक। अयोध्या में मंदिर बन गया, मथुरा की लड़ाई है, तो शायद सुरेंद्र भाई साहब और उनके नेता अयोध्या में मंच पे दिखाई देंगे। गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो होता ही है कोई ना कोई, तो आपको गठबंधन में रहते हुए पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई पे बात नहीं कर रहे थे। जब वो आरजेडी के साथ आए तो आरजेडी का दबाव था, और आरजेडी का ही ये काम था कि उन्होंने जातीय जनगणना कराई बिहार में, उसको इंप्लीमेंट किया। और जिस वक्त तेजस्वी बिहार में ये कह रहे थे कि मैं नौकरियां दूंगा, तब नीतीश बाबू कह रहे थे, सुशासन बाबू, कि ये लड़का कहां से नौकरी देगा, वाहियात बातें कर रहा है, बजट कहां से आएगा। वो वीडियोज हमने बाद में देखे जब ये चेंजेस हुआ, अभी आप उनको देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में सारे कोर्ट अवेलेबल हैं। तो सवाल ये है कि अगर जैन जी इस ताकत में हैं, सुरेंद्र भाई साहब की पार्टी इस ताकत में है कि किसानों के हक में वो सारे डिसीजंस करवा सकते हैं, अपनी पिच पर बीजेपी को लेकर के जा सकते हैं। भाई कुछ भी हो सकता है सियासत में प्रशांत जी, बहुत संभव है कि मथुरा की लड़ाई बंद हो जाए और एमएसपी की गारंटी वाली गाड़ी घूमने लगे उसकी जगह।
अगर इस तरह का इस गठबंधन को करते वक्त इस तरह का समझौता हुआ हो सकता है कि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स की लाइन चेंज होने जा रही हो। तो अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये बहुत सुखद संकेत है इस देश के लिए, इस देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उस सेगमेंट के लिए जिनके लिए चौधरी साहब ने अपनी लड़ाई लड़ी, जिसके लिए देखिए चौधरी साहब तो इस देश के किसानों मजदूरों के दिलों में हमेशा से भारत रत्न ही है। उनकी जो जगह है, मैंने चौधरी साहब को व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं देखा। जब मैं जर्नलिज्म में आया तो तब अजीत सिंह पॉलिटिक्स में थे, और जब मैं जवान हो रहा था, जब मेरी समझ बन रही थी, तब चौधरी साहब इस दुनिया से विदा होने की स्थिति में थे, बीमार थे। मैंने अपने बुजुर्गों से उनकी कहानी, उनके किस्से सुने भर हैं, लेकिन वो इतने इंस्पायरिंग हैं, इतने इमोशनल हैं। जब हमारे दादाजी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि मेरे दादाजी 100 साल से ऊपर के थे जब उनकी मृत्यु हुई, और एक बार कांग्रेस ने एक ब्रजपाल सूप नाम के प्रत्याशी को छपरोली विधानसभा से मैदान में उतारा, और ब्रजपाल सूप नौजवान थे उस समय, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे चौधरी साहब के कैंडिडेट के खिलाफ। तो जब वो हमारे गांव में, हमारे घेर में आए, तो मेरे दादाजी उस समय पशुओं को चारा डाल रहे थे, और मैं छोटा बच्चा था, करीब 30-40 लोग एकदम से आए। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कम सुनने लगा था आखिरी वक्त में, तो मैंने उनको चिल्ला करके बताया, मैंने कहा बाबा जी कुछ लोग आए हैं। तो बोले बिठा, पानी पिला, मैं आ रहा हूं। तो मैं उनको पानी पिलाने लगा, इतने में वो आके बैठ गए, बातचीत होने लगी। तो ब्रजपाल सूप अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे उनका नाम याद है तब से आज तक। तो वो उन्होंने हमारे दादाजी से कहा कि मेरे सिर पे हाथ रख दो, मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, मेरे सिर पे हाथ रख दो। तो मेरे बाबा जी ने कहा कि मैं झूठा आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं तेरे सिर पे हाथ नहीं रख सकता भाई, हम तो चौधरी को वोट देंगे, और उसने हमें जमीनों का मालिक बनाया है, हम जो कुछ हैं उसकी वजह से हैं। तो आप वैल्यू सिस्टम देखिए समाज का, कि एक लगभग 100 साल का बुजुर्ग, आज आप किसी से कहेंगे कि मेरे सिर पे हाथ रख दो तो तुरंत रख देंगे, शायद हमें जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन हाथ रख देंगे। तो वैल्यू सिस्टम सोसाइटी का कितना वीक हो गया। और दूसरा आप देखिए कि 100 साल का शख्स जो अंतिम पायदान पे है उम्र के, किसी भी वक्त जा सकता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो उन इमोशंस को, उन वैल्यूज को इतना लेकर के चल रहा है अपने साथ, कि वो ये भुला नहीं पा रहा है कि चौधरी साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो शायद वो पढ़े लिखे भी नहीं, तो शायद उनको, अगर आज जिंदा होते तो शायद उनको पता भी नहीं होता कि भारत रत्न क्या है और उसके क्या मायने हैं। उनके लिए तो, उनके दिल में चौधरी साहब भारत रत्न ही थे और भगवान की तरह थे। वो भगवान की तरह उनको पूजते थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तब भी वो चंदे के लिए चुनाव से पहले पैसा बचा करके रखते थे कि चौधरी आएगा चुनाव के लिए तो हम उसको चंदा देंगे। चौधरी साहब चुनाव लड़ते थे तो 1 वोट और 1 नोट का नारा उनका होता था, घर घर से पैसे इकट्ठा होकर के जाते थे और उस चंदे के पैसे से चुनाव लड़ते थे। अब डील कहा जा रहा है तो हमें नहीं पता कि डील में ये सब बातें शामिल हैं कि नहीं है, किस तरह की डील हुई है। नीतीश की और भाजपा की भी डील हुई। अब टर्मिनोलॉजी बदल गई है समाज की। जब गठबंधन होते हैं तो साझेदारी नहीं कहा जाता उसे, साझेदारी में इक्वल पार्टनरशिप का फील होता है। डील में फाइनेंशियल इश्यूज का भाव रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो ये तो सुरेंद्र भाई साहब बताएंगे कि डील क्या है, डील के मायने क्या हैं। लेकिन मुझे मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि हमारे समाज की जो लड़ाइयां हैं, जो गरीबों की लड़ाइयां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के टॉप लेवल पर हम इस समय हैं, हमारी इकोनॉमी, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं सरकार के मुताबिक, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश का कर्ज बढ़ता जा रहा है। अभी बजट पेश हुआ तो मैंने उस पर टिप्पणी की, सबने अपने अपने नजरिए से देखा उसको, सबने टिप्पणी की। मैं अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं हूं मैं, और मेरी ऐसी समझ भी नहीं है कि सरकार जो आंकड़े देती है बजट में मैं उनको समझ सकूं या एक्सप्लेन कर सकूं। मैं मोटे तौर पर एक चीज देखता हूं कि पिछले बजट से अगले बजट तक इस देश के आम लोगों की जिंदगी में क्या बदला, यही किसी भी बजट का पैमाना होता है मेरी नजर में। 58 मिनट में वित्त मंत्री ने भाषण दिया, मुझे लगता है अगर वो ये नहीं समझा पाई 58 मिनट में कि किसानों की जिंदगी कितनी बदली, बेरोजगारों की जो फौज बढ़ रही है लगातार वो क्यों बढ़ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एजुकेशन सेक्टर जो
अभी एक असर की रिपोर्ट आई है, हमारे देश में बेसिक एजुकेशन का केवल 7% लोग हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं। इस लेवल पर, इस बौद्धिक स्तर पर देश खड़ा हुआ है। हम 150 अरब का देश हैं, 140 करोड़ का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और हमारे बेसिक एजुकेशन का, हायर एजुकेशन में 7% लोग जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, एकेडमिशियन हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि देश में साक्षरता दर कितनी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर 58 मिनट में ये बातें हम नहीं बता पा रहे हैं, तो 58 मिनट बर्बाद करना भी बेकार। आप सीधे कहिए बजट प्रस्तुत है, बजट पेश है और बजट पास है। अगर देश के आम आदमी को कुछ समझाना ही नहीं है, हमारे कुछ समझ में ही नहीं आना है, तो आप 58 मिनट बहस करें, 58 घंटे करें, 58 दिन करें, अर्थहीन है। आप सीधे कहिए बजट प्रस्तुत है, बजट पास है। जिनको समझाना है आपको, इस देश के कारपोरेट को, पूंजीपतियों को, उन्होंने तो आपको मसौदा तैयार करके ही दिया है। उनके साथ तो आप बजट पेश करने से पहले बैठ ही लेते हैं। अभी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न मिला। नरसिम्हा राव जी इस देश में नए आर्थिक सुधार लेकर के आए थे। क्या मतलब है आर्थिक सुधारों का? आर्थिक सुधार यानी इस देश के तमाम प्राकृतिक संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर को दे देना, पब्लिक सेक्टर को खत्म करते चले जाना। ये नरसिम्हा राव जी ने शुरू किए थे, मनमोहन सिंह जी ने आगे बढ़ाए, यूपीए 1 में आगे बढ़े, यूपीए 2 में और स्पीड अप हुए। तमाम विरोध के बावजूद, तमाम घपले घोटाले के आरोपों के बावजूद, सरकार बदलने के हालातों के बावजूद, यूपीए 2 इस हैसियत में नहीं था कि आर्थिक सुधारों की रफ्तार को कम कर सके, प्राइवेटाइजेशन की रफ्तार को कम कर ले। बीजेपी ने आते ही उसको खुले तौर पे और स्पीड अप कर दिया। एक समय में बीजेपी कहती थी, स्वदेशी का नारा देती थी, और आज बीजेपी एक अमेरिका की कंपनी को मेरठ अपने देश में फैक्ट्री लगाने की अनुमति देती है। वो सारे लेबर लॉज का उल्लंघन करते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज का दुरुपयोग करते हैं, यहाँ के पोल्यूशन को प्रदूषित, यहाँ पोल्यूशन फैलाते हैं, यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके। और हमारी सरकार कहती है मेक इन इंडिया। ये स्वदेशी की परिभाषा हो गई है। तो सवाल ये है कि जहां हम खड़े हुए हैं, वहां इकोनॉमिक पॉलिसीज के लेवल पर, उसके मोर्चे पर सियासी दलों में फर्क क्या है? राहुल गांधी अभी जरूर यात्रा कर रहे हैं, वो बार बार ये कहते भी हैं कि ये समस्याएं हैं, वो सब गिनाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को, कांग्रेस को भी स्पष्ट तौर पर अब ये बताना होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में डिफरेंस क्या है। तो ठीक इसी तरह से आरएलडी के नेताओं को भी ये बताना पड़ेगा कि आर्थिक, ये बताने का कोई मतलब नहीं है कि हमें 3 एमएलए मिल रहे हैं। आपको मिल जाए 30 एमपी, आपको मिल जाए 40 एमएलए, आपके 20 मंत्री बन जाएं। मैं एक आम नागरिक हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। उन किसानों की जिंदगी में इस सबसे क्या बदलाव होगा, ये बताने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत है। आप ये एक्सप्लेन कीजिए ना कि एमएसपी का क्या होगा। आप ये एक्सप्लेन कीजिए ना कि जो पहलवानों के साथ हो रहा था उसका क्या होगा। आप ये बताइए ना कि जिन 700 किसानों की मौत हो गई सड़क पर, उनके लिए आपने क्या डील की है। जो गांव बिक रहे हैं आज, जो गांवों में कैंसर फैल रहा है दिन पर दिन, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है, किसानों के बेटे बेरोजगार हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, 2 नौकरियों के लिए 50,000 की भीड़, 5 लाख की भीड़ लाइन में लग रही है, उसके लिए आपने क्या डील की है, ये बताने की जरूरत है। जी प्रशांत जी। जी बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय का विश्लेषण किया, और निश्चित रूप से आपने ऐसे सरोकार के मुद्दे उठाए जो सीधे सीधे आम आदमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। मैं श्रीवीर कुंडे जी के पास आता हूँ। श्रीवीर जी से आपने सुना रविंद्र राणा जी को, बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने हर विषय को उठाया, और बिल्कुल वो उन्होंने विषय मुद्दे छुए हैं जो आम आदमी के जीवन में बड़े प्रभाव डालते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो आरडीए की जो डील की बात सुरेंद्र शर्मा जी ने की और रविंद्र राणा जी उसको प्रमुखता से कहा कि ठीक है आपको एमएलए मिल जाएंगे, आपको एमपी मिल जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, लेकिन बात है किसानों के मुद्दे, वो आज किस स्थिति में है, उन पे क्या बातचीत है आपकी? अगर उन पे कोई विस्तार से सरकार से आपकी कोई मंत्रणा हुई है या डील कुछ उस पे हुई है, तो उन मुद्दों को लेकर बढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, राणा जी ने जो बात की है वो सारी बिल्कुल मूल पे की है, और जो जैसे उन्होंने कहा भाई डील है या गठबंधन है, साझेदारी है, तो साझेदारी है तो भाई कुछ चीजों में जो है बराबरी पे बात हुई होंगी।
लेकिन बिल्कुल मूल सवाल ये उन्होंने उठाया है। मुझे नहीं लगता कि केवल आरएलडी नहीं, बाकी सारे राजनीतिक दल भी जो इस उछल कूद में शामिल रहते हैं, वो इस बात का जवाब दे पाए कि भाई आपके इस काम से आम आदमी के हिस्से में क्या आया है। जो अभी तक, अच्छा, बड़ी दिक्कत की बात ये है कि जैसे मैं ना राणा जी, हम लोग तो किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, तो ये तो राजनीतिक दल के लोगों के लिए बड़ा संकट है कि साहब अब से 10 दिन पहले तक अगर वो ये कह रहे होंगे कि साहब यूरिया के कट्टे का आपने 10 किलो वजन कम कर दिया है और रेट जो का तू रखा है, तो अब उस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे। या वही जो राणा जी कह रहे हैं कि साहब एमएसपी पे कोई बात होगी कि नहीं होगी। आपको 2 मंत्रालय मिलते हैं या 4 मिलते हैं, या तो आप ये कहिए कि हमारी पूरी लड़ाई तो साहब पिछले 10 साल का संघर्ष तो 2 मंत्रालयों के लिए या जो है राज्यसभा सीट के लिए था। अगर किसानों के लिए था, जैसा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यही बात है कि साहब आरएलडी किसानों की बात करता है, या जैसे इन्होंने सवाल उठाया राणा जी ने कि साहब वो जो 700 लोग वहां मर गए थे बॉर्डर पे किसान, उनको क्या जवाब दिया जाएगा। मतलब उन्हें किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा कि सरकार के ये सब काम ठीक जो है थे, या जो है अब इनको सुधारा जाएगा, अब हम आए हैं तो हमारा इतना प्रेशर है कि हम जो है इस सबको इस तरीके से प्रेशर में जो है एमएसपी लागू होगा, किसानों के लिए कुछ अच्छा होगा। मुझे लगता है मूल सवाल है प्रशांत जी, लेकिन जो सवाल रविंद्र भाई उठा रहे हैं वो मतलब बहुत दुख के साथ अगर कहा जाए कि वो राजनीति में अब ना कोई बात करता है, ना कोई उन्हें सुनना चाहता है, ना वो विमर्श में रहे हैं, वो पूरी मीडिया के विमर्श में नहीं है। आप पूरा इलेक्शन देखेंगे, जो ये बोल रहे हैं इस पूरी बात पर कोई विपक्ष का आदमी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। असली पहलू तो ये है कि साहब इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी क्या है। अगर कांग्रेस भी खड़ी हो रही है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि साहब नरसिम्हा राव ये आर्थिक सुधार, मैं तो कहता हूं आर्थिक बिगाड़ लेके आए थे, ये शब्द पूंजीवाद देता है सुंदर सुंदर। और रविंद्र भाई से तो हम तब इन शब्दों को सीख रहे थे विश्वविद्यालय में। मेरी भी बहुत इकोनॉमी की समझ बहुत बढ़िया नहीं है, मुझसे तो ज्यादा बढ़िया इनकी समझ है। तो हमें लगता था कि सुधार कुछ अच्छा हो रहा है, पता लगा सुधार नहीं, ये बिगाड़ है। तो वो बिगाड़ अब दिखाई भी दे रहा है लोगों की जिंदगी के ऊपर। तो ये जो आर्थिक बिगाड़ लेके आए हो भाई, इनका क्या होगा आगे चल के। जो आपका जो है स्वदेशी जागरण मंच काम कर रहा था, वो क्यों भाग गया है, या कांग्रेस इन्हें लेके आई है। तो कल अगर कांग्रेस आ भी जाए, मानिए कि 24 में कांग्रेस आ जाए, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में आप किस तरीके से बीजेपी से अलग काम करोगे। और अगर नहीं करोगे तो फिर पूरी प्रतीकों की राजनीति है साहब, वो उनके कुछ अलग प्रतीक हैं, आपके कुछ अलग प्रतीक हैं। आम आदमी के हिस्से तो कुछ आना जाना नहीं है, वो केवल यही बात सुनता रहेगा। तो ये मूल जो है बात थी प्रशांत जी, जो रविंद्र भाई उठा रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल इसका जवाब दे सकता है। और मुझे बहुत जो है दुख के साथ मैं ये भी कहता हूं कि ये विमर्श में कहीं भी नहीं है। पूरा आप टीवी डिबेट देखिए, आप पूरी टीवी डिबेट इन सब चीजों को छूती ही नहीं है आसपास तक भी। वो ऊपर सतह पर बात करती है और लोगों को केवल वही चीज सुनाई देती है, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे लुभावनी बातें दिखा दी जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल इन पे कोई विमर्श नहीं है मुझे लगता है। लेकिन राजनीति का विमर्श यही होना चाहिए, उसमें चाहे जो भी राजनीतिक दल है उन सबको इन्हीं इश्यूज पे बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारे विषयों पे अभी कोई बात हो रही है या हो पाएगी। प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल। सही कहा आपने कि जो मूलभूत विषय है, उन पे अगर चर्चा करें राजनीतिक दल तो ज़्यादा बेहतर है, एक आम आदमी के जीवन में बदलाव आएगा। मैं सुरेंद्र शर्मा जी के पास आता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी जैसे कि रविंद्र राणा जी ने और स्नेहवीर जी ने सेम बात कही कि जो किसानों के मुद्दे हैं, अगर वो विमर्श में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 2 मंत्री पद या राज्यसभा या राज्य में मंत्री, राज्य विधानसभा के अंदर, तो क्या यही मुद्दे रह गए राजनीतिक दलों के लिए? आम आदमी के मुद्दे कहाँ गायब हो जाते हैं? जिसके लिए 10 साल का जो जयंत चौधरी जो कहा जाता है कि वह लगातार किसानों के मुद्दे उठाते रहे। क्या उसमें जो एमएसपी की डील हुई है या जो लाभकारी मूल्य है, जो अन्य तरह की जो योजनाएं किसानों के हित में जो चौधरी चरण सिंह जी बात किया करते थे, या एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, क्या उसको लागू करने की बातचीत हुई है? अगर इस पे कुछ आपके पास जानकारी है तो कृपया साझा कीजिए इस मंच पर। मुझे भरोसा है पूरा प्रशांत भाई कि सुरेंद्र भाई साहब इन सारे सवालों का जवाब देंगे। हम उम्र में और अनुभव में सुरेंद्र भाई साहब से बहुत छोटे हैं और हमने इनको देखा है, तमाम सरकारें इन्होंने देखी, सरकारी तंत्र में लंबे समय सेवाएं दी इन्होंने, सामाजिक तौर पे बहुत सक्रिय रहे हैं। जी, जी, जी।
जी, सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत सारे आपके पास सवाल हैं इस बार जवाब देने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे एक-एक बात डॉक्टर रविंद्र जी की भी और डॉक्टर साहब की दूसरों की भी, मुझे एक-एक बात जो है उनकी बिल्कुल सच है और मुझे अच्छी लगती है। जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, वो वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं और वो काबिले तारीफ़ है और सच्चाई तो ये है कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज राजनीति के आदर्श और मूल्य बिल्कुल खत्म हो गए हैं। वो आदर्श और मूल्य जो है वो नहीं रहे जो होने चाहिए थे, है ना? ये तो अब ये राजनीति गिरती जा रही है। या तो ये अमेरिकी सिस्टम की तरह दोनों मतलब अपने-अपने राजनीतिक दलों को अपने एक भाषण होना चाहिए, एक मंच पे साझा मंच होना चाहिए, या तो इस तरह की बातों को अपनी पॉलिसीज़ का जो है ना वहाँ खुलासा करें और जनता उस पे विचार करे किसके साथ किसको खड़ा होना। वो सिस्टम यहाँ है नहीं, तो राजनीति का सिस्टम तो खत्म इस तरह से है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, राजनीति जो है संभावनाएं का खेल है। भाई, संभावनाओं पे ऊपर जो जिंदी है राजनीति, आगे क्या संभावना हो सकता है इस पे हम विचार कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारा गठबंधन पूरी तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। गठबंधन तो हो गया, लेकिन इस पे कुछ ना कुछ मुद्दे हम पे जरूर है कि हम जो है किसानों के हक में ही कुछ बात करेंगे। अब हमने पिछले 8-10 साल जो आपने देखा होगा, आप भी बार बार कह रहे हैं कि संघर्ष करा है और विपक्षी राजनीति करी है। अब भाई, उसमें उतना काम नहीं हो पाया। हम नहीं हल कर पाए किसानों के वे मुद्दे जो होने चाहिए थे। लेकिन एक प्रयास ये भी हो सकता है कि हम रूलिंग पार्टी में जाके अंदर से हम कुछ ऐसा प्रयास करें, कुछ हद तक किसानों को राहत मिल जाए। हम ये प्रयास कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चौधरी साहब जज तो नहीं है कि किसानों के हक में फैसला कर दें, लेकिन चौधरी साहब उनके वकील जरूर हैं, तो उनके हक, उनकी ताकि लड़ाई लड़ सके। मेरा सीधा-सा सवाल यही है। उनके वकील हैं, एक वकील की हैसियत से वो पूरा प्रयास करेंगे कि वो रूलिंग पार्टी में अगर पहुंचती है, रूलिंग पार्टी अगर बनती है, तो उनके हक में वो अपनी जो है ना दलील दें वहां जाके, ताकि उनके हक में कुछ फैसले हो जाए। और ये तो न मैं श्योर हूँ, न पार्टी में जाने वाले श्योर है, न पार्टी में मतलब गठबंधन के और नेता श्योर है कि वो जो है कि वो सब ये मुद्दे हल हो जाएंगे। हल होंगे, लेकिन समय लगेगा। वो कोई भी सरकार आवे इतनी जल्दी कोई हल नहीं करती है ना? तो मेरा मानना है कि प्रशांत जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आदर्श और मूल्य गिरते जा रहे हैं, वो उतने उस स्तर पे नहीं है। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि आज किसान बहुत परेशान है और किसानों की जो दुर्दशा हुई है, उसमें हम लोगों ने संघर्ष करा, लेकिन संघर्ष से ही कोई रास्ता निकलेगा। और रास्ता एक ये भी होता है कि भाई, हम अगर रूलिंग पार्टी में जावे, तो ये नहीं कि सीट की बात है, कम से कम उनके कुछ मुद्दे भी तो हल करेंगे। सीट मिलना तो एक अलग बात थी। हमने कहा भाई कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा तो अलग बात है, लेकिन कम से कम अगर हम वहां रहेंगे, कैबिनेट में बैठे हैं, कैबिनेट में अपनी बात तो रख सकते हैं। अब तक तो कैबिनेट तक जाने का ही काम नहीं था, कैबिनेट में बात रखी, कोई बात भी नहीं हो पा रही थी। अब कम से कम जाएंगे, अब कोई बात तो किसानों की रख सकते हैं, जो किसानों के बीच में वो रहे, किसानों के मसीहा रहे, उनके उनके दादा ने भी उठाया, दादा की उन पर पूरी छाप है। अपने दादा की तरह जो है ना, वो भी पूरा काम करेंगे। जिस तरह दादा हमेशा करते रहे, ऐसे ही वो भी काम करेंगे। ऐसा नहीं, उनके पिताजी की भी अच्छी छाप रही है, वो भी अच्छा काम कर रहा था। तो चौधरी साहब भी पूरा इसमें संघर्ष करेंगे, मतलब रूलिंग पार्टी में रहते भी वो संघर्ष करेंगे। संघर्ष उनका छूटेगा नहीं। अगर किसानों की बात उठाने के लिए वो पूरा जो है ना तत्परता से काम करेंगे, ऐसा मुझे एक ऐसी संभावना नजर आती है ना? क्योंकि वो उनके वकील की हैसियत से वहां गए हैं किसानों के, और वो उसका पूरा काम करेंगे। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि क्या डील हुई होगी, क्या ना, किन मुद्दों पर बात हुई होगी, ये तो अभी स्पष्ट है जब तक ये पूरा जो है स्पष्ट रूप से नहीं आ जाएगा, है ना? उसके बाद अगर ये कोई बात आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे। ये एक मेरा मानना है प्रशांत जी। जी, जी। लेकिन सुरेंद्र जी, एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, जैसा आपने वो दावा किया कि मंत्री पद या राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा में आपको जी। प्रतिनिधि मिल जाएगा। लेकिन आपने इस तरह से दावा उस तरह से नहीं किया कि एमएसपी की बात की आपस में बातचीत हुई है सरकार से, जयंत चौधरी की, या किसानों के दूसरे मुद्दों पर लेकर बातचीत हुई है। उस दावे में आप क्यों नहीं कर पा रहे उतना मजबूती से दावा? देखिए, हमारा अगर गठबंधन की बात करी जा, हम कितने बड़े गठबंधन के वो हैं, अगर हमारा कितना छोटा सा अंश है, हम उसमें प्रयास जरूर कर रहे हैं। अभी तो चूंकि बात खुल के नहीं आई है कि किस किस मुद्दों पे बात हुई है, किसी मुद्दों को जो है ना जयंत चौधरी जी ने जो है ना वहां उस गठबंधन में रखा है अपने मुद्दे। अब तो वही बात नहीं आई है ना। जब तक ये बात क्लियर नहीं होकर बाहर नहीं आ जाएंगे, जब तक गठबंधन घोषित नहीं हो जाए, कुछ पता नहीं चलेगा, तब तक तो कहना भी अभी बहुत जल्दी है कि हम किस मुद्दों पे बात हुई है हमारी, है ना? तो जयंत चौधरी जी को अपने नेताओं को सुझाव देंगे इस मंच के माध्यम से कि उन्हें इस तरह की जो विधिवत घोषणा है उसमें ऐसे मुद्दों को क्लियर करना चाहिए, किन मुद्दों पे उनका गठबंधन तय हुआ है? देखिए, हम भी सुझाव देंगे, लेकिन जयंत चौधरी भी जो किसानों की राजनीति करते रहे हैं,
वो भी किसान के घर से ही आते हैं, गरीब परिवार, एक छोटे से परिवार से आए हैं, किसान के छोटे से परिवार से आए हैं। उनके पिताजी ने, मतलब उनके दादाजी ने बड़ा संघर्ष करा है, वो भी जानते हैं किसानों के मुद्दे, और वो लड़ते रहे हैं। निश्चित रूप से हम भी उनको बताएंगे, और उन्हें उनकी खुद नॉलेज में खुद भी है। अगर वो सत्तारूढ़ दल में वो सहयोगी पार्टी के रूप में जाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों के हक में ही वो निर्णय करेंगे वहां बैठ के भी। ऐसा नहीं हो सकता किसानों की बात को छोड़ देंगे, अन्यथा अगर ऐसा हमने छोड़ दिया तो हमें फिर पूछेगा भी कौन ने। भाई हमें तो किसानों की लड़ाई लड़नी है ना, चाहे हम कहीं भी रहे। संघर्ष तो कर रहे हैं बेटा किसानों की, जो रूलिंग पार्टी में भी रहते संघर्ष होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। ये क्यों समझते नहीं आप कि भाई हम सिर्फ विपक्षी संघर्ष करता है, रूलिंग पार्टी में भी रह के संघर्ष हो सकता है। अगर एक परिवार में है, आप समझिए एक परिवार में अगर हम 10 लोग हैं तो 10 लोग की राय अलग हो सकती है, लेकिन अंतोगत अपनी बात रखना तो फ्लोर पे होता है। हर बात को उनका मुखिया जरूर सोचता है कि भाई इस आदमी की ये राय है तो इस पर कुछ ना कुछ भी विचार किया जाए। कुछ तो, मैं ये तो नहीं कह रहा 100 के 100% हल होगा, लेकिन कुछ तो हल होने की स्थिति मांगी है हम। भाई कुछ तो किसानों की समस्या को हल कर सकते हैं। बताइए बाहर रह के तो नहीं हो पा रहा था ना कुछ, अब हो सकता है कि अंदर रह के भी एक प्रयास करके देख ले कि अंदर रह के किसानों का कुछ हित हो जाए इसमें हमारा। जी प्रशांत जी। जी जी प्रशांत जी, दो छोटे से किस्से मुझे याद आ रहे हैं सुरेंद्र भाई साहब की बात से, आप अनुमति दें तो मैं जोड़ दूं। जी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब निधन हुआ तो मैं उस समय, हम मीडिया के लोग अपने अपने शहरों से रिलेट करते हुए कुछ स्टोरीज करते हैं, तो मैंने उस संदर्भ में उस समय एक नेता से बात की, वो अटल जी की कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देख रहे थे। तो मैंने उनसे चर्चा की, हमने कहा अटल जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड लागू हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि अटल जी ने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने बताया कि जब किसान क्रेडिट कार्ड का मसौदा बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर अटल जी के सामने मैंने रखा, तो अटल जी ने कहा कि यशवंत सिन्हा जी से बात करना जरूरी है। यशवंत जी उस समय वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रालय देख रहे थे। तो यशवंत जी ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जब किसानों को लोन दिया जाएगा तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस लोन को चुका सकें, तो ये पैसा वापस कैसे आएगा, बैंक डूब जाएंगे, पूरे देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो अटल जी ने कहा कि भाई सिन्हा जी जो है वो किसी भी सूरत में इसको इम्प्लीमेंट होने देना नहीं चाहते, उनका लॉजिक है कि पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी इससे और किसान पैसा मार लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अटल जी से रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे एक मौका ये दे दीजिए कि एक ओपन डिस्कशन बुला लीजिए जिसमें वित्त मंत्री जी भी हों और मैं भी रहूं, और आपकी मौजूदगी में हम इस पे एक, शायद उनकी कनेक्टिविटी में शायद प्रॉब्लम आ गई। हाँ ऐसा लग रहा है कि कनेक्टिविटी गड़बड़ होगी प्रशांत जी। हाँ कुछ बता रहे थे वो कि उनके वहाँ जी पे तार में नहीं वो प्रॉब्लम थी, सोमपाल कनेक्शन शास्त्री जी का जिक्र कर रहे थे, संभवतः सोमपाल शास्त्री जी का वो चर्चा कुछ कर रहे थे जो आजकल हमारी पार्टी में ही है। जी 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 सोमपाल शास्त्री जी का भी बड़ा योगदान है। किसान हाँ आ गए, डॉक्टर साहब आ गए हैं। जी 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 हाँ प्रशांत जी जी कंटिन्यू करिए। कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, तो उन्होंने कहा, मंत्री जी ने अटल जी से रिक्वेस्ट की कि सर ओपन डिस्कशन हो जाए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, मैं अपना तर्क रखना चाहता हूँ, बाकी आप जो चाहेंगे फिर जो सहमति बनेगी वो डिसीजन हो जाएगा। अटल जी ने अपने ऑफिस में वित्त मंत्री को बुलाया और उनको बुलाया, सिर्फ 3 लोग थे। 1 घंटा डिस्कशन चला और उन्होंने कहा मैंने मसौदा रखा कि साहब इसको एनुअल रिटर्न कर देंगे, इस पैसे को किसान ये पैसा एनुअली जमा कर देगा, सारा पैसा वापस कर देगा, अगली बार उसको तभी लोन मिलेगा क्रेडिट कार्ड पे और उसको इतने प्रतिशत की छूट मिलेगी। उसमें छूट का प्रोविजन कर दिया उन्होंने कि अगर टाइमली जमा कर देता 1 साल में तो छूट मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देश में कर्ज की सबसे सक्सेसफुल स्कीम जिसमें 100% रिटर्न है वो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान कोई पैसा मारता नहीं किसी का, एनुअली जमा करता है, फिर रिन्यूअल करा लेता है, भले ही उसको कर्ज पे ज्यादा लेके बाहर से उधार में लेके फसल बेच के किसी भी तरह से चुकाना हो, किसानों ने पैसा नहीं मारा। एक ये सिस्टम था जब कैबिनेट में इस तरह के डिस्कशन हो रहे थे। फिर एक सिस्टम ये आया, मेरे एक मित्र ने केंद्र सरकार के एक भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री से उनकी चर्चा हो रही थी चाय पे, तो उन्हें कुछ दिन पहले वो मंत्रालय में थे और मोदी जी ने फिर उनको आउट कर दिया।
बहुत दिन तक वो ये समझ नहीं पाए कि मुझे क्यों निकाला गया। तो जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने चर्चा में 2-3 महीने बाद बताया कि मुझे याद आ गया कि मुझे क्यों निकाला गया। उन्होंने कहा कि जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो मोदी जी ने पूछा कि भाई सरकार के जो काम हैं उनके बारे में क्या फीडबैक है, किस तरह की राय है, तो बोले मैंने रियल फीडबैक दे दिया। और ये पूरी कैबिनेट का हर आदमी ये कह रहा था कि साहब सरकार के जो काम है वो अद्भुत हैं, भारत की पहली सरकार है जो इस तरह के फैसले ले रही है, आप जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ। रियल फीडबैक देते ही मंत्री जी का मंत्रालय छिन गया और बाहर आ गए। सुरेंद्र भाई साहब की बातचीत से एक आशा मुझे जगी है कि शायद कैबिनेट में अब इस तरह के लोकतांत्रिक डिस्कशंस होंगे जयंत जी के जाने के बाद, और कैबिनेट मंत्रियों की बात सुनी जाएगी और उसके हिसाब से फैसले होंगे। यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत भी है। जी प्रशांत जी। थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अगर जब कैबिनेट में आम मुद्दों के पर चर्चा होने लगी और फैसले लिए जाने लगे आम सरोकार से जुड़े, तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। डॉक्टर साहब से रवि वही क्वेश्चन करता हूँ कि जो सुरेंद्र शर्मा जी ने उम्मीद जताई, उसमें कितना आप दम देखते हैं? क्या वास्तविक धरातल पे वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं देश के, उसमें क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं चौधरी जयंत सिंह उसे उठाने में सफल रहेंगे? और क्या केवल जो राजनीतिक हित हैं पार्टियों के, क्या उसके मद्देनजर ही पाला बदल इधर से उधर नेताओं के, राजनीतिक दलों के होते हैं, या उसमें जन सरोकार के मुद्दों की कोई भूमिका भी रहती है? ये मुझसे सवाल है? जी। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि सुरेंद्र सर ने इसका जवाब खुद ही दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इस जो है घटक के कितने बड़े हिस्सा है उस हिसाब से जो है हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है मुझे कुछ इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा है भाई जितनी हमारी उसमें जो है ताकत होगी उस हिसाब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के राजनीतिक हालात भी अगर बहुत निष्पक्षता से बात की जाए तो ऐसे है नहीं। रविंद्र भाई ने जो किस्से जो है 2 बताए हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि साहब अब इस टाइप की चीजें डिस्कशन बहुत ओपनली क्या गलत है क्या सही है, मुझे लगता है उसके भी ऑप्शन बहुत कम बच गए हैं। और राजनीतिक तौर पर उस सौदेबाजी के तौर पर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि बीजेपी के रूप में तो ये एक शानदार डिसीजन है बीजेपी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो मजबूत वोट बैंक था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, उसने अपना दूर किया है। तो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तो ये एक शानदार सफलता है अगर वो राष्ट्रीय लोक दल को इसी तरीके से साथ लेके आ जाता है। और अभी भी मुझे यही लगता है कि राष्ट्रीय लोक दल को भविष्य में शायद इसका कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी वही भविष्य जो है देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा कर पाए, और जैन जी अगर किसानों के लिए कुछ अच्छे निर्णय करा जाते हैं तो ये एक अच्छा निर्णय सिद्ध होगा। प्रशांत तो सुरेंद्र शर्मा जी, आपका क्या अंतिम रिमार्क है कि जो स्नेविर जी ने कहा कि जो भविष्य की राजनीति को उन्होंने संकेत दिए हैं, और क्या लगता है कि भविष्य में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो प्रशांत जी, जो रविंदर भाई ने बताए हैं डॉक्टर साहब ने कि भाई कैबिनेट में पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता है, देखिए परिस्थिति बदलती है हमेशा। और राजनीति मैंने पहले बताया था, राजनीति में आदर्श और मूल्य जो है वो गिरते जा रहे हैं, है ना। वो पहले वाली बात अगर आप समझते हैं, हालांकि कैबिनेट होती है अपने विचार विमर्श के लिए, कैबिनेट की बैठक होती है विचार विमर्श के लिए होती है, और तो वो तो चलता रहेगा। और मैं मानता हूँ कि कैबिनेट की बैठक होंगी, उनमें अगर हमारे चौधरी साहब को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो कैबिनेट में जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात रखेंगे। उनके पास भी कोई मंत्रालय मिला तो उस मंत्रालय से संबंधित बात रखेंगे, फिर वो किसानों की बात रखेंगे, कुछ ना कुछ तो। मेरा अपना मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह से कि किसानों के हक में, मैंने कहा था कि वो जज तो नहीं फैसला करे किसानों के हक में, लेकिन उनके वो वकील जरूर है, वकालत करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और जब वकील कहीं खड़ा होता है तो कुछ ना कुछ तो जो है ना, तो जज को जो है कुछ ना कुछ जो वो कहता तो है ही, भाई उसके हक में कुछ फैसला तो करे। तो मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि बिना किसानों के काम चलना नहीं है। इसमें आज भी जो है किसान तो रीढ़ है देश की, उनको भी ये बात को मालूम है, हर राजनीतिक दल को मालूम है किसान ही रीढ़ है। तो किसानों के पक्ष में तो कुछ ना कुछ निर्णय करने ही होंगे, चाहे कोई भी सरकार आवे। हम रहे किसी सरकार में या ना रहे, लेकिन कोई भी सरकार है उन्हें किसानों के हक में तो करना ही पड़ा, क्योंकि आज भी हमारा जो है देश कृषि प्रधान देश ही बोला जाता है। आज अधिकांश जनता जो किसानों के ऊपर ही निर्भर करती है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो ना देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, ना कोई उम्मीद करें कि हम पूरा देश जो खुशहाल हो सकता है, ये मान लीजिए।
तो अगर ये देश को खुशहाल रखना होगा, देश की विकास करना होगा, तो किसानों का विकास करना बहुत जरूरी है। ये सब सरकारों का जो प्राथमिकता होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये प्राथमिकता होगी जरूर, और है भी, कि वो जो है किसानों के हक में जो अच्छे फैसले करें। तो मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि चौल साहब के सहयोग से चौल साहब भी कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री तक ये किसानों की बात पहुंचाने में वो शायद सक्षम हो जाए, उनके साथ बैठ के, उनके साथ काम करके, तो ये एक ज्यादा अच्छा अवसर मिल सकता है किसानों के लिए, बनस्पत के हम विपक्ष में बैठे रहे और कोई सुनाई ना दे, हमारी बात ना सुन पाए। तो ये एक संभावना है। मैंने बताया था कि राजनीति संभावनाओं के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो एक संभावना ये भी है, हमने विपक्ष की राजनीति भी करी है, एक ये भी संभावना है कि हम सत्तारूढ़ दल में जाकर कुछ ना कुछ किसानों की बात कह दें, तो हो सकता है हम कुछ कामयाब हो जाए। और हर पार्टी को ये दिखता है कि भाई किसानों को तो खुशहाली चाहिए, किसानों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई 100% सब कुछ सब कर दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, मेरा ये विश्वास, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपना आखिरी कमेंट करता हूँ कि निश्चित रूप से समय के गर्त में है, लेकिन निश्चित कुछ ना कुछ किसानों के हक में फैसले होंगे। थैंक यू। मैं कार्यक्रम अंत में आता हूँ, डॉक्टर रविंद्र राणा जी के पास आता हूँ। राणा जी, जैसा आपने सुना, सुरेंद्र शर्मा जी बार-बार एक बात को बड़ा जोर से उठा रहे हैं कि सरकार में आकर हम बड़ा अच्छा उसमें योगदान दे सकते हैं, विपक्ष में रहकर कब तक मतलब ऐसे कौन से मुद्दों को हम बढ़ा नहीं सकते जो किसानों के हित में हो। तो क्या इतना निराश थे जयंत चौधरी जी, उन्हें लगता था जो जिस गठबंधन में वह सरकार में नहीं आने की स्थिति में? और क्या बीजेपी ने जयंत चौधरी को लेकर क्या अपनी सीट का जो उनका फार्मूला है, जो उनका सीटों का जो गणित है, प्रधानमंत्री दावा करें, उसको सिक्योर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि घटक दलों की जो सीटें हैं उसकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान नहीं है? दोनों विषयों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए प्रशांत जी, मैं डॉक्टर स्नेवीर जी की बात से सहमत हूँ कि बीजेपी के लिए तो डिसीजन अच्छा है। राजनीतिक तौर पर वो अपना कुनबा लगातार बढ़ा रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि वो 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहते हैं इस बार। तो उनको कहीं से भी अगर ये लगता है कि कोई एक आदमी भी उनके साथ जुड़ रहा है, एक सीट भी उनके साथ बढ़ रही है, तो उस दिशा में काम कर रहे हैं संजीदा तौर तरीके से। और वो आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है, और वो हर वक्त, अभी एक रिपोर्ट ऐसी भी आई कि बहुत सारे कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने कुछ खास इलाके आवंटित कर दिए हैं, और उनमें इसी काम पे लगाया गया है कि वो देखें कि कहाँ कौन साथ आ सकता है, कौन साथ नहीं आ सकता है। तो इस तौर पर जो INDIA गठबंधन है, उसका ये फेलियर तो जरूर है। जयंत उन्हीं के साथ गठबंधन में थे, अगर वहां से खिसक करके NDA के साथ आए हैं तो निश्चित तौर पर संबंधों में कुछ ना कुछ खटास आया होगा, और ये एक दिन में भी नहीं हुआ होगा ये फैसला। पब्लिक डोमेन में जिस तरह की चर्चा है, मेरे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन पब्लिक डोमेन में चर्चाएं हैं कि, और ये ट्वीट भी किया था अखिलेश जी ने पहले कि 7 सीटें हमने RLD को दी हैं, और फिर उस ट्वीट को रिट्वीट किया था जैन जी ने कि 7 सीटें RLD के हिस्से में आई हैं। फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा आई कि साहब 7 में से 5 सीटों पर अखिलेश जी अपने प्रत्याशी चाहते हैं। मुजफ्फरनगर में वो चाहते हैं कि उनके जो विधायक हैं पंकज मलिक, उनके पिता हरेंद्र मलिक वहां से चुनाव लड़ें। तो उन्होंने जैन जी को 5 प्रत्याशियों के नाम भी बता दिए। बिजनौर से रुचि वीरा का नाम बता दिया, हाथरस से रामजीलाल का नाम बता दिया, कैराना से इकरा का नाम बता दिया। तो इस तरह से बताते हैं कि 5 नाम जैन जी को उन्होंने सुझा दिए। तो इस तौर पर उनके पास सिर्फ 2 ही सीटें बची। शुरुआत में तीनों नेता मिलकर चल रहे थे, हमने देखा विधानसभा चुनाव में एन वक्त पर इमरान मसूद के साथ जो हुआ, चंद्रशेखर के साथ जो हुआ, वो उससे कहीं भी ये मैसेज नहीं गया कि वो विपक्ष के तमाम छोटे दलों को एक साथ लेकर के एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरना चाहते हैं, बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। तो इमरान के जाने से भी नुकसान हुआ, चंद्रशेखर के जाने से नुकसान हुआ। इधर चंद्रशेखर जयंत के कंधे से कंधा मिलाकर के लगातार चल रहे थे। चंद्रशेखर चाहते हैं कि नगीना सीट से, नगीना रिजर्व सीट है, वो पार्लियामेंट में जाएं। वो अपनी पार्टी को मजबूत भी करना चाहते हैं। वो मायावती के विकल्प के तौर पर खुद को देखते हैं कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है। तो ऐसे में चंद्रशेखर को उस बातचीत से बाहर रखना, चंद्रशेखर लगातार जयंत के साथ खड़े हैं, राजस्थान में साथ घूम रहे हैं, यूपी में साथ घूम रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं। और जब अखिलेश जी के साथ संवाद होता है तो चंद्रशेखर की तस्वीर उसमें नहीं आती है। तो पहले चंद्रशेखर को अलग छोड़ दिया जाता है, फिर सूचना आती है कि नगीना से किसी जज को इस्तीफा दिलवाया गया है, और वो जज जो है वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं नगीना से समाजवादी पार्टी के।
तो फिर ये क्लियर ही हो गया कि चंद्रशेखर के लिए कोई स्कोप नहीं बचा। उसके बाद फिर आता है कि 7 सीटें जयंत लड़ेंगे, तो 7 में से 5 सीटों पर उनके अपने प्रत्याशियों के नाम आ जाते हैं। मैं इसके कंफर्मेशन का दावा नहीं करता, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें हैं, और अगर ऐसा नहीं था तो अखिलेश जी को उसको साफ करना चाहिए कि हमारी तरफ से तो ऐसे नाम नहीं थे। और वो आपस में अगर ऐसा पब्लिक डोमेन में ऐसा आ गया था, सोशल मीडिया में ऐसी खबरें तैर रही थी, तो दोनों नेताओं को बैठकर बात करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए था। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन छोटे छोटे दलों को छिटकने दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है, तो इससे उनका नुकसान तो हो ही रहा है निश्चित तौर पर। और इधर चूंकि ये जोड़ते जा रहे हैं लगातार, तो पॉलिटिक्स तो जोड़ने से चलती है, ताकत हमेशा जोड़ने से बढ़ती है, तोड़ने से हमेशा घटती है। तो जिन वजहों से लोग टूट रहे हैं, अभी भी वक्त है, अभी स्पष्ट नहीं है। अभी 11 सीटें अखिलेश जी ने कांग्रेस को दे दी थी, ट्विटर पर जो सूचना दी थी उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा था 11 सीटें हमने कांग्रेस को दे दी हैं। पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि साहब हमारा और आरएलडी का गठबंधन हो गया और 7 सीटें दे दी हमने आरएलडी को। फिर उन्होंने 11 सीटें कांग्रेस को दे दी। तो अब चुनाव आने तक 11 सीटें कांग्रेस को दिए रखेंगे वो, या कोई और भारत रत्न आ जाएगा किसी के लिए और कोई और टूट करके चला जाएगा, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तो वो बीजेपी पूरी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से भी उसकी ताकत बढ़ सकती है, जिस तरीके से भी दलों की संख्या बढ़ सकती है, वो बढ़ा रही है। और फिलहाल की जो मौजूदा राजनीति है वो इसी तरह की है भी। जी प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह की राजनीति वर्तमान में दिखाई देती है, उसमें तमाम तरह की जो रणनीतियाँ सभी पार्टी आज़मा रही हैं, और कौन-सी पार्टी कब कहाँ चली जाए, कौन-सा गठबंधन कहाँ शिफ्ट हो जाए, या कौन-सा नेता किसका पार्टी छोड़कर कौन-सी पार्टी में पहुँच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम और तेज़ी से इस तरफ दिखाई देगा कि जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टी के सत्ता गणित या सीटों गणित को मेन केंद्रित करके अपनी रणनीति बना रही हैं, उसमें बहुत सारी तमाम संभावनाएँ आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में हैं। और इन्हीं सब बातों पर आज मैं चर्चा रही, और जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के द्वारा जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, और जैसे अनुमान सबका लग रहा है कि वह जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे, तो उसको लेकर जिस तरह सियासी घटनाक्रम आने वाले समय में और दिखाई देगा, उस पर हमारे जो आज अतिथि थे संवाद इंडिया के मंच पर, उन्होंने अपनी टिप्पणी की और उसका पूरा विषय का विश्लेषण किया है। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने विस्तृत विश्लेषण से बहुत ही अच्छी चर्चा हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत की, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं डॉक्टर अनिल राणा जी का, सुरेंद्र शर्मा जी का और डॉक्टर श्रीमती पुंडरीक जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही सार्थक चर्चा हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।